हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर। सो आज हम बात करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी। तो भाई स्कोरिंग टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है और इसे अलग व्यू से हम पढ़ने वाले हैं। चले देखते हैं वर्क क्या चीज होता है ना। काम झालं असं आपण मराठीमध्ये म्हणतो, तर काय असतं रे काम झालं। सो बेसिकली क्या होगा, वर्क यानी कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो ये बंदा क्या कर रहा है भाई, घर बना रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, शायद कुछ झाड़ से तोड़ रहा है। ये बंदा कुछ बॉल फेंक रहा है। ये बंदा पानी दे रहा है। तो ये नॉर्मल लाइफ में हो गया सारा का सारा। सर ये तो हमें भी पता है कि कोई भी काम करने के लिए, जैसे मान लो काम कर रहे हैं, इसे हम काम बोलते हैं। काम कौन सा भी होगा, झाड़ू पोछा लगाने का होगा, झाड़ लगाने का होगा। लेकिन नॉर्मल लाइफ वाले सारे एग्जाम्पल हो गए। फिजिक्स में क्या होगा, तो फिजिक्स में भाई या फिर साइंस में हम वर्क को एक अलग कंसेप्ट से डिफाइन करते हैं। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो मैं कभी भी वर्क कब बोलूंगा, जैसे आप देख पा रहे हो ये बंदा क्या कर रहा है। ये बंदा इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ओके, यानी फोर्स लगेगा सर। ओके ठीक है। फोर्स लगने के बाद में आपने देखा होगा ए ब्लॉक ए पोजीशन पे भाई बी पोजीशन पे आ गया, यानी इतना इसमें क्या किया, डिस्प्लेस हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह से उसका जो प्रीवियस उसका जो पोजीशन था वो छोड़ के नई जगह जाता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पे फोर्स लगा रहा है बंदा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर भाई मैंने दोनों का एक प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट कैसे बोलते हैं हम, उसका अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो मेरे पास क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसी को क्या बोलता हूं मैं, वर्क बोलता हूँ। ओके, लेकिन हमें आगे जाके भी इसका थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ना है, जो तुम 12th स्टैंडर्ड है फिर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। ठीक है, अभी देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, दोनों भी वेक्टर्स है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। एंगल किसके बीच में बन रहा है सर, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो था प्लस फोर्स का डायरेक्शन जो है, इनके बीच में एंगल बनता है, उसको मैं कॉस लगा देता हूं। तो इसे कहते हैं हम एफ एक्स कॉस थीटा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों के बीच में स्केलर प्रोडक्ट लगता है। ये आपको नहीं झेप रहा होगा, है ना। मराठी आपण म्हणतो झेपून ना आलं का, तो बेसिक से सिंपली तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है फॉर्मूलाज, बिकॉज इसे के ऊपर आगे सवाल बनने वाले। कॉस थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा सर वर्क फिजिक्स में, तो मैं बोलूंगा वर्क होगा, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर भाई फोर्स लगा दिया और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो दोनों क्वांटिटीज को मैं प्रोडक्ट बना लूंगा। जो मुझे नया वाला क्वांटिटी मिलेगा उसे कहूंगा मैं वर्क। ओके, कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट सिंपल है। फोर्स का यूनिट होगा भाई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। अभी न्यूटन मीटर को ही हम कहते हैं जूल। एक जूल साइंटिस्ट था, ओके, जिसने वर्क के बारे में हमें बताया, हमें वर्ल्ड को उसके बारे में बताया, इसीलिए उसे ऑनर करने के लिए हमने उसको उसका यूनिट दे दिया। ठीक है, वर्क को जूल का यूनिट दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अभी सर वर्क कब हो सकता है, कब वर्क जीरो हो सकता है, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये भी हम दिखेंगे। कब वर्क होगा, कब नहीं होगा। ओके, तो सिंपल चीज है भाई, वर्क होने के लिए एक होता है, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं सबसे पहले फॉर्मूले को कैसे रीड करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यानी मुझे अगर वर्क का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, यानी जीरो नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो यानी 1 2 3 4 चाहिए। इसका मतलब क्या है, तीनों में से एक भी क्वांटिटी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, पॉसिबल है। ओके, एक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और कॉस थीटा भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। यानी तीनों का वैल्यूज अगर जीरो से अलग होगा तो वर्क कभी भी जीरो नहीं आएगा। ओके, यानी वर्क बॉडी के ऊपर होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, जीरो आ सकता है कि, यस जीरो आ सकता है, हम देखेंगे। सपोज मान लो तुमने फोर्स लगाया नहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी फोर्स का वैल्यू कितना हो गया भाई, जीरो हो गया, है ना। एक बंदे को क्या करना है, इस बंदे को इस ब्लॉक को मूव करना है। ये फोर्स ही नहीं लगा रहा है, मस्त खड़ा है भाई, देख रहा है उसे ब्लॉक मूव होने वाला है ना। वो अदृश्य इनविजिबल फोर्स लगाएगा क्या वहां पे, शक्तिमान की तरह खींच रहा है उसे वो, या फिर स्पाइडरमैन की तरह, पॉसिबल ही नहीं है। उसे वहां पे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ में, तभी उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो फोर्स इज नेसेसरी। सेकेंड, फोर्स तो लगा रहे भाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। मान लो 20 केजी का आदमी है और कंटेनर ट्रक को हिला रहा है, पॉसिबल होगा क्या भाई, हाँ तूफानी कर रहा हो कुछ ना कुछ, खतरों का खिलाड़ी हो, लेकिन उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। ये 20 केजी का आदमी है और ये 1 टन का ट्रक हिलाना चाहता है, पॉसिबल ही नहीं है यार। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स तो है सर, लेकिन क्या नहीं है भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वापस वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेस भी होना चाहिए ऑब्जेक्ट। थर्ड, कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी होप सो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होंगे। कॉस जीरो कब होता है, कॉस थीटा जीरो कब होता है, व्हेन थीटा कितना होता है भाई, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है सर, तो बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
इनके बीच में अगर 90 डिग्रीज का एंगल बन गया तो बेसिकली वर्क डन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। ये कैसे, मैं मस्त पैकी नेक्स्ट स्लाइड में इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर आपको वर्क करना ही है, वर्क क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी आपको 1 जूल 2 जूल 3 जूल ऐसे इंफिनिटी तक के वर्क करना है, तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा, एंड दोनों के बीच में एंगल नॉट इक्वल टू, मस्ट नॉट बी 90 डिग्री होना नहीं चाहिए, उसके छोड़ के कौन सा भी होगा सोचता है, ठीक है, चलेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इसमें क्या था, ये कैट तो भाई बैठे बैठे इसे हिला रही है, लेकिन ये जो लड़की है डिस्प्लेस हो रही है, क्या डिस्प्लेस होना इन द सेंस इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, वो सिर्फ मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज कौन 0 है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क निगेटिव कब होता है। सिंपली देखो, जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं उस टाइम में वर्क कहते हैं पॉजिटिव, यानी इसका मतलब क्या है, ये बंदा देखो फोर्स भी इधर इस डायरेक्शन में, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम रहता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, इज पॉजिटिव। अभी ये कैसे सर, देखो सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ओके। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, बिकॉज ए बी डायरेक्शन इधर है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना रहता है भाई, 0, तो वर्क कितना हो जाएगा इसका, एफ एक्स कॉस 0, 0 क्यों रखा, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। नया वाला कंसेप्ट है तुम्हारे लिए, पढ़ा नहीं होगा लेकिन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ओके। सो वर्क कितना हो गया भाई, यहाँ पे वर्क हो गया एफ एक्स, तो ये कितना वैल्यू आ गया इसका, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। निगेटिव कब होता है सर वर्क डन, तो निगेटिव वर्क डन होने के लिए वहां पे लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। अभी एक सिर्फ सुन लो, बिकॉज आपको इतना पता, मुझे पता नहीं, आईसीएससी बोर्ड को होता है, सीबीएसई को नहीं है ये भी, और बोर्ड्स को तो नहीं होगा, ओके। तो निगेटिव वर्क कब होता है, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, यस पॉसिबल होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ब्लॉक को मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, ओके। सो इस केस में क्या है, इस केस में फोर्स लग रहा है भाई इधर, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, एक इसका डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, दोनों के बीच में एंगल नॉर्मल बंदा भी बता सकता है कितना है, ये एंगल कितना रहता है टोटल 180, तो cos 180 कितना होता है, जैसे मान लो cos 180 हो जाएगा तुम्हारा -1, ओके। सो वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया यहाँ पे एफ एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है -1, तो वर्क कितना आ गया भाई माइनस एफ एक्स, ओके। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्टिल इट निगेटिव, इसका मीनिंग अलग है, ओके। इसका मीनिंग अगर मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया, तो कोई भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है भाई पॉजिटिव वर्क, वर्क इज पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव वर्क कब होता है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है भाई, सर पहले बॉडी का स्पीड 20 था, 20 मीटर पर सेकेंड था, बाद में कितना हो गया, बाद में 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी इसका वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस केस में मैं बोल सकता हूँ वर्क इज नेगेटिव, ऐसा क्यों, बिकॉज बॉडी का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। ये सिंपली याद रखना है, एक कंसेप्ट 11th लेवल के, लेकिन एक समझने के लिए काफी आपको। वर्क पॉजिटिव होगा, गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये भी सवाल आ सकता है। वर्क निगेटिव कब होता है, जब गाड़ी का वेलोसिटी कम होगा, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी में वापस से कंसेप्ट सिखाने वाला वापस, ओके। जीरो वर्क डन कब होगा, तो जीरो वर्क डन एक ही केस में हो सकता है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो मान लो ये बंदा क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को लेके जा रहा है, ओके। इस ब्लॉक को जैसे वो लेके जा रहा है, उसे होल्ड करने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, उसे एक फोर्स लगाना पड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और आगे जा रहा है, यानी ब्लॉक पहले इस पोजीशन पे था, बाद में इस बंदा इस पोजीशन पे आ गया, यानी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, यस 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क कितना होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। cos 90 कितना होता है भाई, cos 90 पता होगा आपको, cos 90 होता है 0। सो वर्क कितना हो गया 0, विदाउट फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 है, इसीलिए वर्क डन कितना हो रहा है भाई 0। तो ये आपको सिंपल चीजें याद रखनी है। चलो एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, बहुत ही, इसे हलवा प्रॉब्लम कहेंगे हम, कुछ भी नहीं, इसमें सिंपली तुमको एक फॉर्मूला लगाना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 केजी, ओके, 15 केजी का लगेज वो लिफ्ट कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट्स ऑन दिस हेड, यानी एक बंदा है भाई, वो क्या कर रहा है, खड़ा है मस्त पैकी, ओके, और इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ लगेज था, ये उठा के सिर पे रख दिया, ठीक है। अभी इसने उसने कितना हाइट अटेंड किया लगेज ने, 1.5 मीटर किया सर, ओके।
कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। ओके, देखो अभी तुम्हें क्या करना है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, अभी तुम्हारे सिलेबस में कॉस थीटा नहीं है तो इसे भूल जाएंगे हम, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के लिए कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फोर्स तो नेचर में एक ही नहीं है सर, फोर्स तो अलग अलग होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, वापस ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, तो इसमें लग रहा है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज तुम ऊपर लेके जा रहे हो। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें फोर्स कौन सा लोगे, फोर्स लोगे तुम ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट वाला फोर्स। वेट वाला फोर्स होगा जो वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का, तो वेट कौन सा होगा, वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी वैल्यूज रख दो, 15 केजी है मास उसका, 15 केजी है, ग्रेविटी लेंगे 10 केजी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका 15 केजी। तो 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, शायद 225 होता है, देख लेना कैलकुलेशन। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल और न्यूटन मीटर। अभी इस केस में तुम्हें लगता तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इस केस में फाइंड आउट करो कि तुम्हारे सारे यूनिट हो जाएंगे एमकेएस यूनिट। ओके, देखो मास होगा तो केजी, ओके मीटर, ओके लेंथ होगा तो मीटर, मास होगा तो केजी लेना है, टाइम होगा तो सेकंड लेना है। पहले यूनिट चेक करो फिजिक्स में, और एसपीआई में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सवाल लगता है मस्त पे कि तुम सॉल्व करके आते हो, लेकिन यूनिट वहां पे अलग रहता है, आंसर अलग गलत आ जाएगा आपको। तो यूनिट पहले चेक करो, उसके बाद में ही फॉर्मूलेज वगैरह लगाते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई एनर्जी क्या चीज होता है। तुम बोलते हो ना मेरे में बहुत एनर्जी है, इसमें बहुत एनर्जी है, ये तगड़ा है, ये ऐसे वीक है। ओके, तो एनर्जी क्या होता है, सो बेसिकली एनर्जी इज नथिंग बट तुम्हारे पास में कैसे शक्ती होता है, जैसे मराठी आला शक्ती कहा जाता है, ऊर्जा जैसा ज्याला आपण म्हणतो। ओके, सो मैं भी मराठी में मजा भी आता है मराठी में पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए भी, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, मराठी से इंग्लिश अगर पढ़ोगे ना सायन्स, तो बहुत इजी जाएगा, कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। तो ऊर्जा काय असतं सर, बेसिक गोष्ट असते, काय असते रे भाई, तो ऊर्जा यानी क्या होगा, एनर्जी यानी क्या होगा, तो किसी भी चीज को अगर आप करना चाहते हो यानी काम करना चाहते हो, है ना, काम झालं, ओके आपण म्हणतो ना हो गए भाई मेरा काम हो गया, अलग अलग टाइप के काम आप भी करते हो। ओके, सो बेसिकली काम झालं यानी क्या होगा, काम करायसाठी, काम करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, वहां पे तुम्हें वेलोसिटी चाहिए या फिर बेसिकली एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज नथिंग बट एक क्वांटिटी है जो तुम्हें किसी भी वर्क के लिए चाहिए। अभी एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी इज बेसिकली वर्क ही होगा, जितना तुम वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हो उतना ही एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। मैं आगे बोलता हूँ आपको, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अगर आपको उसको लार्जर यूनिट में गिनना है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा किलो जूल। ओके, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, किलो जूल इज अ लार्जर यूनिट। तो क्या होता है एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कितना वर्क कर सकता है उसके लिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका बॉडी होगा तो आप हेवी वेट उठाएंगे, ओके, तो बेसिकली आपका एनर्जी उतना ज्यादा है, सो आप ज्यादा वर्क कर पाओगे। अगर आपका एनर्जी कम है तो आप कम वर्क करोगे। ओके, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन से होंगे, तो अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी फिजिक्स में या फिर नेचर में, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होगा, हीट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी होता है जो मूवमेंट के लिए यूज होता है, जैसे इसके दो टाइप्स होते हैं मैकेनिकल के, जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का अगर मैंने कॉम्बिनेशन किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल सवाल पूछा है, मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज होता है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या हो जाएगा तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी होता है जो हीट से मिलता है, केमिकल एनर्जी होता है जो केमिकल रिएक्शन से तुम्हें मिलेगा, वापस हीट एनर्जी आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिससे हमारे घर के लाइट्स चलते हैं लाइट एनर्जी जो सन से आता है। साउंड एनर्जी कौन सा होगा भाई, जो साउंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जनरेट कर पाती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे दो टाइप ऑफ एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल, इसमें काइनेटिक एनर्जी किससे आता है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में चला गया, सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मोशन अगर ऑब्जेक्ट के पास होगा तो उसके पास में कौन सा एनर्जी होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास में वेलोसिटी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सपोज मान लो ये पुष्पा है, ठीक है, पुष्पा लैला मजनू जो भी ले ले, तो इसका वेट है भाई 30 केजी, और ये चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड के साथ में। तो मैंने पूछा इसके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तुम पट कर से फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ mv स्क्वायर। हाफ तो कांस्टेंट है, मास कितना है भाई उसका, उसका मास है सर 30 केजी, वेलोसिटी कितना है, स्लो भाग रही है, ओके। तो 2 मीटर, 2 यानी कितना होगा, उसका स्क्वायर कर लो 4, तो कितना आ जाएगा 230 इंटू 4, सिंपल है। दो दो कितना हो जाएगा 60। एनर्जी है, यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट होगा जूल। एनर्जी कौन सा भी रहने दो, केमिकल लाइट सबका यूनिट क्या होने वाला है, जूल ही होने वाला है, ठीक है, चलेगा।
एक और चीज होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि काइनेटिक एनर्जी मोशन से आता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी मोशन से आता है। और कब आता है? जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, ये ऑब्जेक्ट 30 kg का था और इसने क्या किया, मूवमेंट चालू कर दिया। अभी इसका वेलोसिटी बढ़ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो काइनेटिक, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क कैसे होता है? तो वर्क ही स्टोर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हें पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे था, उसका वेट था 2 kg। ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, वेट तो चेंज नहीं होता है, यानी मास तो चेंज नहीं होता है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी था उसका 0, फाइनल वेलोसिटी हो गया उसका बाद में कुछ देर बाद हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें पूछा वर्क डन कितना किया तुमने। ओके, सो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आर रिलेटेड। मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पे वर्क डन? मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल फिजिक्स में यूज होता है चेंज दिखाने के लिए, कितना चेंज हो रहा है और उस आगे वाले क्वांटिटी में कितना हो रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इधर भी लिखो हाफ एम वी स्क्वायर। अभी मास एंड हाफ तो सेम है। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। कितना है इसका फाइनल वेलोसिटी? 2। तो यहाँ पे कितना रखना है आपको? 2। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो यहाँ पे कितना लिखना है? 0। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होता है? कितना तुम वर्क डन कर रहे हो और कितने से उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाला तो आपको वर्क डन निकालना है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल। ओके, हलवा प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम पढ़ो, क्या दिया है वहां पे? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला पता होगा, क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको हाफ के बारे में तो सोचना ही नहीं कभी भी, बिकॉज ये दिया रहेगा। मास देखो, मास दिया है क्या? मास देखो। वेलोसिटी देखो कौन सा है, वेलोसिटी चेक कर लो। तो गिवन लिखो सीधा सीधा। क्या है प्रॉब्लम में? मास दिया ऑब्जेक्ट का 15 kg है भाई। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी उसका वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी एक ही वेलोसिटी उसके पास में। तो कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी, मस्त पे की फॉर्मूला लगा दो, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू पुट आउट कर दो। हाफ मास कितना है उसका? 15, 4 इंटू 4, बस सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आता है, 2 से 2 ने 4 को मार दिया, 4। ये 30 इंटू 4 कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी 120 जूल। वापस जूल इज अ यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी मस्त सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे उन्होंने बोला है वर्क फाइंड आउट करो। अभी देखो सिंपल चीज है, फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना भाई। तो तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला पता होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं प्रॉब्लम के ऊपर बाद में जाऊंगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जाने दो, वर्क डन इतना है, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं। फाइंड द वर्क डन, यानी वर्क डन पूछा है, मैं साइड में गिवन और क्या फाइंड करना है वो लिखता हूँ। गिवन और क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है हमें वर्क डन कितना हुआ है। ओके सर, वर्क डन बोला है, कितना फाइंड करना है? टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 15 kg। ओके, यानी मास कितना है उसका? 1500 kg है। और तुम्हें क्या करना है? ये भाई कार है, कार का वेलोसिटी बढ़ाना है। पहले कुछ था, अलग कुछ होगा। पहले वेलोसिटी कितना दिया उन्होंने? पहले दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। अभी कितना हो गया उसका? 60 किलोमीटर पर आवर। अभी इसमें तुम्हें वर्क डन निकालना है। अरे भाई सर ने तो पढ़ाया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें तो फोर्स भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। लेकिन मैंने सेकेंड फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? तो ये होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखूंगा मैं हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तुम एवरेज निकालो, इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा? 1 2 तो चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज वो तो कांस्टेंट है, दीज आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास एंड 1 2। तो ये तो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो रहा है इसका? वेलोसिटी। तो यहाँ पे इससे फाइनल पोजीशन वाला था, इसलिए मैं इसे बोलता हूँ फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। अब सिंपली आपको क्या करना है? इसमें वैल्यूज रख देना है और आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ पे एमकेएस यूनिट में तुम्हें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 30 किलोमीटर पर है, 60 किलोमीटर पर है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो हम फिजिक्स में दिखाते हैं म्यू से, वो कितना हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है आपको। कितना आता है? 5/18। ओके, ये भी कितना होगा? v इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18। तो किस में आ जाएंगे? मीटर पर सेकेंड। अगर आपने इसे कैलकुलेट किया तो ये आता है अराउंड 25/3 और v आता है अराउंड 15/3 मीटर पर सेकेंड।
अभी क्या करना है सर, तो अभी कुछ नहीं, वैल्यूज रख दो सीधा। वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ 1500 इंटू ये कितना है 2050/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 1500 इंटू 25/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लो। देखो टेक्निक इंपॉर्टेंट है। वर्क डन के आपके पास में अभी दो फॉर्मूलेज आ गए, आपके दिमाग में दो फॉर्मूलेज बिठा लो। वर्क डन निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं मैं, या फिर वर्क डन निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी उसे निकाल सकता हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये चीज क्या होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी आपको इतना याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टाइप की हो सकती है। एक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, काइनेट जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है फिजिक्स में, अभी आपके सिलेबस में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये क्या चीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में कब स्टोर होता है, सपोज मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ओके, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, mgh। क्या होता है, सपोज मैंने मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ फोर्स दिया, ओके, या फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होगा, जो वर्क दिया है उस ऑब्जेक्ट को दिया है, वो स्टोर हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में कब आता है, जब तुम उसका पोजीशन चेंज करते हो, जब तुम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हो, या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो। कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या होगा, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे 3-4 ऑब्जेक्ट रख दिए, ओके, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, अभी एक ऑब्जेक्ट का भी 10 ऑब्जेक्ट बढ़ रहे यानी मास बढ़ गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, वहां पे बढ़ गया। पोजीशन चेंज करने से कैसे आएगा, तो इस डायग्राम में तुम देख रहे हो भाई, ओके, झूला झूल रहा है मस्त पैकी। तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में इसका हाइट ज्यादा है, इसका सपोज इतना हाइट होगा, इसका h1 हाइट है, तो मैं मानता हूँ ये h1 हो गया, h2 हो गया एंड ये h3 हो गया, ओके। तो हमारे यहाँ पे हॉस्टल को भी h1 h2 कहा जाता है। तो h1 यहाँ पे हाइट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि h1 इज ग्रेटर देन h2, ओके, और बाद में कौन बड़ा है, h3 बड़ा है, और बाद में सबसे स्मॉल कौन है, h2 स्मॉल है सबसे हाइट के हिसाब से। अभी मैं बोल पाता हूँ जिसका हाइट ज्यादा है ना उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। ये कैसे निकाला, तो मेरे पास में एक सिंपल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। अभी ये क्या है, ये होता है मास, ये होता है ग्रेविटी, h होता है भाई हाइट, एकदम सिंपल है। तो अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना सेम ऑब्जेक्ट के लिए, इसका मास भी सेम होगा, वेट भी सेम है तीनों का, लेकिन हाइट देखो किस में ज्यादा है, h1 में हाइट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट बड़ा होगा, बाद में h3 होगा, पोटेंशियल एनर्जी थर्ड पोजीशन ज्यादा होगा, और बाद में कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड पोजीशन, यानी सेकंड में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, फर्स्ट में सबसे ज्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप वर्क कर रहे हो लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ओके, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, उस टाइम में उस ऑब्जेक्ट में आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। यही रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, 11th एंड 12th में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेंगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत ही बड़ा वाला कंसेप्ट है फिजिक्स में, ओके। काइनेटिक एनर्जी लिमिटेड हो जाता है बहुत। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर आप ग्रेविटी के खिलाफ वर्क कर रहे हो, अपोजिशन टू ग्रेविटी कर रहे हो, जैसे मान लो ये ब्रिक है, ये बंदा क्या कर रहा है, पहले ब्रिक जमीन पे था तो उसका हाइट हम लेते हैं 0, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं हमेशा, ग्राउंड इज अ रेफरेंस पॉइंट हाइट गिनने के लिए, बिकॉज तुम्हें क्या करना है, हाइट गिनना है। सपोज एक सिंपल चीज है ए बी सी, ऐसे 3 पॉइंट्स है, ए का हाइट सी के अकॉर्डिंगली 10 होगा, लेकिन बी के अकॉर्डिंग हाइट कितना होगा, भी 5 होगा, बिकॉज ये मिडल में। तो हाइट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है हमेशा। तो हम क्या मानते हैं, ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। इस ब्रिक होगा, इसका एक कुछ हाइट पे, सपोज मान लो 2 मीटर पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो सकता है, mgh। मास 0 नहीं हो सकता, ग्रेविटी 10 होगा, और ये भी कितना हो गया 2, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ इसके पास होगा, ग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट के पास में पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे। फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट हाइट 6 मीटर अबव द ग्राउंड। सिंपल चीज है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, लेकिन कौन सा वो दिया नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है अगर गाड़ी मोशन में है, अगर भाई गाड़ी मोशन में तो एनर्जी कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर गाड़ी का पोजीशन है, फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन के रिस्पेक्ट में कुछ बात किया है, एनर्जी कौन सा निकालोगे, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का कितना होता है, mgh। इसमें क्या दिया था, पोजीशन दिया था।
हाइट पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी लगा mgh। अभी सॉल्व कर लो इसे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होगा, मास कितना दिया है 10 kg, ग्रेविटी कितना है 10 ले लेंगे और हाइट कितना है उसका 6। बस कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है भाई पावर क्या चीज होता है। ओके, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहा जाता है पावर। अभी ये बंदा है, बंदा क्या कर रहा है, हेवी वेट लिफ्टर है भाई, आंख वाख फोड़ दिया इसका किसने, तो हम बोलते हैं इस बंदे के पास में पावर बहुत ज्यादा है। एक बंदा बहुत स्लो भागता है, एक बंदा बहुत तेज भागता है। ओके, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसका रेट गिन रहे हैं वर्क करने का। एक एक बंदा एक काम 10 दिनों में करता है, दूसरा बंदा वही काम 20 दिनों में करता है। हम बोल सकते हैं पहला वाला इफिशिएंट है, उसका वर्क बहुत सही है। ओके, यानी उसका क्या है, रेट भी बहुत सही है। तो इसका मतलब क्या, उसके पास में ज्यादा पावर है। ओके, जैसे बुलडोजर के पास में ज्यादा पावर रहता है लेकिन अपने बाइक के पास में कम पावर है। तो ये डिटेक्ट कैसे करते हैं हम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने देर में कितना वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे पावर से डिफाइन कर लेते हैं। सो फिजिक्स में पावर क्या चीज होगा, फिजिक्स में पावर होता है कितना वर्क आप कर रहे हो और कितने टाइम में कर रहे हो, इतना एक सिंपल रेशियो होता है। वर्क डन अपॉन टाइम इज नोन एज पावर। ओके, पावर का यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट होगा सर जूल, पावर का यूनिट होता है सेकेंड। और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वैट। ओके, तो इसने पावर के जैसे मान लो रिसर्च किया था पावर के बारे में, इसीलिए उसका यूनिट दिया जाता है वैट। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक सिंपल चीज है, पावर का यूनिट आपको पता चल गया, पावर इज इक्वल टू होता है वैट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क और टाइम, कितना वर्क कर रहे हो कितने टाइम में। जिसका रेशियो ज्यादा उसके पास में पावर ज्यादा, जिसका पावर कम वो कम इफिशियंट है। अभी देखो दो गर्ल्स के बारे में बताया इसमें, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 40 न्यूटन क्लाइम अप रोड, यानी क्या कर रही है भाई, दो बंदियां है कुछ तूफानी कर रही है। ओके, एक ए बंदी है और एक बी बंदी है। ओके, इसे मानते ए, इसे मानते बी। ए का वेट कितना है, ए का वेट बोला उन्होंने 400 न्यूटन। रोक थ्रू हाइट ऑफ 8 मीटर, ए बंदी कितने इसमें की 8 मीटर हाइट पे चली गई। ओके सर, गर्ल्स ए टेक 20 सेकेंड, इस गर्ल ने कितना टाइम लिया 20 सेकेंड लिया। ओके, देखो मैं हर बार नोटेशन लिखता हूँ यहाँ पे सो दैट आपको भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो ए गर्ल का हो गया पूरा। बी गर्ल के लिए देखते हैं, वाइल बी टेक्स 50 सेकेंड। ओके, यानी बी ने भी सेम किया, कितना वो क्लाइम किया उसने भी, यहाँ से ए से बी में जाने के लिए उसने कितना क्लाइम किया, उसने किया 8 मीटर। उसका वेट कितना दिया था, उसका वेट सिंपल ही, उसका भी वेट कितना है भाई 400 न्यूटन है। और लेकिन इसने क्या किया, इसने टाइम ज्यादा लिया, इसने कितना लिया 50 सेकेंड लिया। तुम्हें पूछा है पावर कितना एक्सपेंडेड है बाय ईच गर्ल, पहले सब गर्ल से कितना पावर ए किया यानी एग्जीक्यूट किया, कितना पावर कितने गर्ल के पास में कितना होगा, ये सिंपल सवाल पूछा है। अभी पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। लेकिन सर यहाँ पे वर्क तो दिया नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स कितना है उसका वेट है और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका भाई 8 मीटर हुआ है। तो गर्ल फर्स्ट के लिए वर्क कितना हो गया, गर्ल फर्स्ट के लिए वर्क हो गया, फोर्स कितना है उसका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, तो वर्क कितना हो गया उसके लिए 400 इंटू 8। सेकेंड के लिए भी सर उतनी, उसने भी उतना ही वर्क किया, उसने कितना वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर कितना है, फोर कितना है, 400 और डिस्प्लेसमेंट कितना उसका 8, तो कितना हो गया, देखो कैलकुलेट करने के बाद में 3200 3200। लेकिन वर्क तो मिल गया, लेकिन अभी क्या निकालना है, हमें पावर निकालना है। तो फर्स्ट गर्ल का पावर निकालेंगे भाई, कितना पावरफुल गर्ल है वो देखेंगे। तो फर्स्ट गर्ल के लिए पावर होगा वर्क अपॉन टाइम, वर्क तो दोनों के लिए सेम है 3200, और पावर टाइम कितना लिया फर्स्ट गर्ल ने 20 सेकेंड। तो फर्स्ट गर्ल का पावर कितना आ जाएगा, 0 से 0 मर गया और ये आता है 16, तो ये कितना हो गया 160 वैट। ओके, यूनिट क्या है उसका वैट। सेकेंड गर्ल के लिए निकालो, पावर ऑफ बी कितना हो जाएगा, पावर ऑफ बी होगा सर वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है उसके पास में, कितना किया उसने 3200 और टाइम कितना लिया उसने 50 सेकेंड। तो देखो कितना आता है, तो ये हो जाएगा 530 आणि 2 उसका 5 चौक 64 वैट। तो किसके पास में भाई ज्यादा पावर है, किसके पास में कम पावर है, देखो क्या लगता है तुम्हें। एक का आ गया 60 वैट, एक का आ गया 64 वैट। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो, ए गर्ल्स 20 सेकेंड, बी गर्ल्स 50 सेकेंड। ओके, कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा है ना, हाँ ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 160 वैट है, नॉट 60 वैट। ओके ठीक है, चलेगा। तो कितना हो गया ये, अगर आपने इसे कैलकुलेट किया, एक 0 से 0 मर गया, तो ये 64 वैट ही आ रहा है, बिकॉज हाँ 64 वैट ही आएगा। तो कैलकुलेशन देख लेना, 5 से 30 कर ही लेते हैं। 64 वैट। तो कौन पावरफुल है भाई इसमें, पावर ऑफ फर्स्ट गर्ल इज ग्रेटर देन पावर ऑफ सेकंड गर्ल। सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। ओके, एसपीआई का एग्जाम है, लेकिन टाइम कम होता है इसलिए क्लिक जल्दी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सही चीज है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो आपको पता है कुछ सारे काम रुक जाते हैं। ओके, लेकिन हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है ना, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसे गिनने के लिए हम एक कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं जिसको कहा जाता है किलोवाट आर। ओके, KWR। देखो वैट किसका यूनिट है भाई? वैट यूनिट है पावर का। वैट किसका यूनिट है? पावर का। ओके, देखो पावर को क्या लिखा मैंने? पावर को लिखा सर आपने लिखा था वर्क इनटू टाइम। अभी देखो क्या लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ वैट पावर इज इक्वल टू वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सो जूल इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? जूल इज इक्वल टू लिख सकता हूँ वैट सेकेंड। लिख सकता हूँ क्या? एक सिंपल चीज है, मैंने कैलकुलेट किया। सो वैट सेकेंड भी किसका यूनिट हो जाएगा? वैट सेकेंड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, बिकॉज जूल के बराबर दोनों चीजें होता है। अभी मुझे क्या करना है? मुझे बड़ा वाला यूनिट चेक करना है। तो मैं जूल को क्या करता हूँ, इसे इसे ही जूल को, या फिर बेसिकली वैट को मैं लिख सकता हूँ किलोवाट आर, और सेकेंड को लिख सकता हूँ आर। ओके, तो तुम्हारे घर में जो एनर्जी यूज होता है, या फिर ये भी किसका यूनिट हो जाएगा? जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये भी यूनिट हो जाएगा एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोवाट आर। तो आपको इतना भी याद रखना है, जूल को छोड़ के एनर्जी का सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगा? किलोवाट आर हो सकता है, या फिर वैट सेकेंड हो सकता है, वैट जो भी, वैट के साथ में टाइम अगर आपने लगा दिया तो आपको एनर्जी मिलेगा। अभी एक यूनिट आपको पता होगा, जब भी आपके घर में बिजली का बिल आता है तो वहां पे लिखता है कितने यूनिट्स हुए, आपके घर में कितना यूनिट जला है। तो 2 यूनिट जला है, 3 यूनिट जला है, 4 यूनिट जला है, 60 यूनिट जला है। तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, 1 यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलोवाट आर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। एक सिंपल चीज है। तो आपको क्या करना है? हमेशा किलोवाट आर को ही मल्टीप्लाई करना है किलोवाट के साथ में, तभी आपको क्या मिलेगा? 1 यूनिट मिलेगा, घर वाला कमर्शियल यूनिट। चलो एक सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है आज के स्लाइड का, थोड़ा लेक्चर लेंदी हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया? इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वैट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। ओके, एक सिंपल चीज है। देखो सर ने क्या पढ़ाया? सर ने पढ़ाया 1 यूनिट इज इक्वल टू रहता है 1 किलोवाट आर। ओके, यानी एक किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट में कितने आवर्स बिजली तुमने जलाया। तो आप भी सिंपल क्या करो, एक क्या हो गया? दिस इज अ 1 यूनिट। आपको जो भी एनर्जी है वो किस में रखना है? वो रखना है किलोवाट में, जो भी पावर दिया हो। और जो भी टाइम होगा वो किस में रखना है भाई? आर में रखना है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम ही लगा रहा हूँ। ओके, और वर्क या फिर एनर्जी, वर्क और एनर्जी बोल सकते हैं इसे। वर्क एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? पावर इनटू टाइम। लेकिन आपको पावर किस में रखना है? पावर रखना है भाई किलोवाट में, और टाइम किस में रखना है? टाइम रखना है आर में। बस सिंपली सॉल्व कर दो उसे। अभी इसका कितना होगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू, अभी देखो 60 वैट है, किलोवाट करना है तो इसे -3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100,000 मीटर, वैसे इसका एक रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, इनटू टाइम कितना दिया है? 6 आवर, 6 आवर पर डे, और उन्हें पूछा है 1 डे में कितना होगा। ओके, यानी आपने क्या किया? इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना होगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? 3.6360 6636 आणि 0 इंटू दिस पावर -3 किलोवाट आवर। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने। क्या किया आपने? देखो एनर्जी को कन्वर्ट कर दो किलोवाट में, और टाइम आर में दिया था तो आर में जितना टाइम दिया है उतना टाइम लिख लो। आप 1 आवर है, 2 आवर है, 3 आवर है, 4 आवर है, 6 आवर पर डे यूज करता है। मंथली पूछा तो क्या होगा? एक डे में अगर आप 6 आवर यूज कर रहे हो तो एक मंथ में कितना करोगे? 30 इंटू 6 आवर, इतने आवर्स कर रहे हो। तो अगर आपको सिंपली ऐसे वाले सवाल आते हैं उसमें क्या करो? सिंपली पहले एक फॉर्मूला लिखो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। ओके, 1 किलोवाट है, फिर 1 किलोवाट आर लिखो। जो भी एनर्जी है उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, टाइम को आर में कन्वर्ट कर दो। एक मंथ के लिए पूछा है, मंथ देखो कौन सा है? अगस्त वाला होगा तो 31 आएगा, जनवरी होगा तो 31 आएगा, फरवरी होगा तो इंटू 28 कर दो। एक ईयर पूछा तो कितना होगा? 365। ओके, सो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको सब समझ में आ गया है। हमारे बीच में कम्युनिकेशन से पैकेजेस से हो सकता है, जैसे हम बार बार कहते हैं, अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट भी करो आपको कैसे लेक्चर अच्छा लगा। तो इससे क्या होता है, हमारे को हमें लगता है कि नहीं वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। दैट्स द ओनली रीजन जो हमें मोटिवेट करने वाला है। ठीक है, सो टिल देन पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।